अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदरात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। मलिक साहब, आप मुझे अपने साथ थाने लेकर जाएंगे या मैं? नहीं, तुम्हें थाने जाने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह बख्श। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ और मैं जाता हूँ थाने की तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैं शबनम की वजह से परेशान हो रहा था। वो इतनी देर तक कभी घर में अकेली नहीं रही। मुझे भी इस बात का एहसास है अल्लाह बख्श, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। दोबारा जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पेश आएगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। मैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं सारे काम छोड़कर आपके पास पहुँच जाऊँगा। मैंने अल्लाह बख्श को पुराना सईदाबाद वाली नहर की पुलिया पर छोड़ा और अपने घोड़े को नया सईदाबाद वाले रास्ते पर डाल दिया। नया सईदाबाद, जहाँ मेरा थाना था। आइंदा रोज़ दोपहर तक रानी की गुमशुदगी या गुलाब खान के हवाले से मुझे कोई इतला नहीं मिली। मैं मुसलसल इस हवाले से सोच विचार में मसरूफ़ था कि गुलाब खान रानी को अगवा करके कहाँ ले गया होगा। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही आया कि मुझे सादा लिबास पुलिस एहलकारों की 2-3 टीमें तरतीब देकर गिरदोनवा के इलाकों में फैला देनी चाहिए ताकि गुलाब खान और उसके साथियों के सिलसिले में कोई सुराग लगाया जा सके। मैं अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर ही रहा था कि दोपहर के वक्त मुजाविर सिकंदर मुझसे मिलने थाने पहुंच गया। गुज़िश्ता रात झंडेशाह के आस्थाने पर मैं सिकंदर को मुख्तलिफ नौइयत की हिदायत दे आया था। इस वक्त उसकी आमद खाली या ज़िल्लत नहीं हो सकती थी। मैंने फ़ौरन से पेशतर उसे अपने कमरे में बुला लिया। मुजाविर सिकंदर की उम्र 40 और 45 साल के दरमियान रही होगी। वज़े क़ते और हुलिये से वो वैसा ही दिखाई देता था जैसा किसी मज़ार के मुजाविर को नज़र आना चाहिए था। वो मेरे सामने आकर बैठ चुका तो मैंने सवाल किया, सिकंदर बादशाह, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे चेहरे पर मुझे खासी सनसनी नज़र आ रही है। खैरियत नहीं है थानेदार जी, वो घबराई हुई आवाज़ में बोला। उधर खेतों में एक जवान लड़की की लाश मिली है। मुझे एक झटका सा लगा। किधर? किन खेतों में? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। तुम किस जवान लड़की की बात कर रहे हो? वो मेरे पैदर पे सवाल से घबरा गया। लड़की कौन है ये तो मैं नहीं जानता जनाब, उसने बताया। हो सकता है कि ये वही लड़की हो जिसकी तलाश में कल रात आप मेरे आस्थाने पर आए थे। आस्थाने से कोई आधा मील दूर खेतों के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई मिली है। क्या लाश तुमने दरियाफ्त की है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। लाश के बारे में मुझे रिफ़ाक़त और रशीदा ने बताया था। ये रिफ़ाक़त और रशीदा कौन हैं? मैंने सवाल किया। मियाँ बीवी हैं जनाब, मुजाविर सिकंदर ने जवाब दिया। ये लोग आस्थाने से ऊपर की तरफ एक छोटे से गांव नज़ीर कोट में रहते हैं जी। इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन बेचारों की अभी तक कोई औलाद नहीं। वो झंडेशाह के मज़ार पर दुआ वगैरह के लिए आते रहते हैं। सिकंदर ने मौज़ा नज़ीर कोट की लोकेशन बताते वक्त ऊपर की तरफ के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जब मैंने इसकी वजाहत मांगी तो उसने जो कुछ बताया उसके मुताबिक नज़ीर कोट झंडेशाह के मज़ार से शुमाल मशरिक में कुछ 2 मील के फासले पर वाक़ था। ये खेतों के अंदर आबाद एक छोटा सा गांव था। क्या तुमने रिफ़ाक़त और रशीदा की बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया था या जाकर लड़की की लाश को देखा भी है? मैंने पूछा। मैंने इनके साथ जाकर खुद अपनी आंखों से लड़की की लाश को देखा है सरकार, वो मजबूत लहजे में बोला। इस बदनसीब की उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नज़र नहीं आती, इसीलिए तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके अगवा के बारे में रात आपने मुझे बताया था। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, आपकी तरफ आने से पहले मैंने एक काम और भी किया है। कैसा काम सिकंदर बादशाह? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने रिफ़ाक़त और रशीदा को वापस नहीं जाने दिया, वो फ़ख्रिया लहजे में बोला। वो उधर आस्थाने पर ही बैठे हैं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो आस्थाने से हिलेंगे भी नहीं। ये वाकई तुमने बड़ा लाजवाब काम किया है सिकंदर बादशाह। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ तक कैसे आए हो? घोड़े पर जी, उसने बताया। मैंने कहा, ठीक है, तुम 10 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आइंदा 10 मिनट में मैंने मुबैना जाए वक़ुआ तक रसाई के लिए ज़रूरी बंदोबस्त किया।
फिर मुजाविर सिकंदर की रहनुमाई में रवाना हो गया। मैंने साढ़े 10 रानी के घर वालों को इस नई इत्तला के बारे में कुछ नहीं बताया था। अलबत्ता अल्लाह बख्श को मैं अपने साथ ले जाना नहीं भूला था। वो काम का आदमी था और रानी की शनाख्त के सिलसिले में भी इससे मदद ली जा सकती थी। इसके अलावा कांस्टेबल सफदर को भी मैंने अपने साथ रख लिया था। हमारे पास एक टांगा और 2 घोड़े थे। मुजाविर सिकंदर का घोड़ा उसके अलावा था। शाम से थोड़ी देर पहले हम जाय वकुआ पर पहुंच गए। टांगे को कोचवान समेत इसी कच्ची रह गुजर पर छोड़ दिया गया था, जहां पीर झंडे शाह के आस्थाने से मुतालिक बोर्ड नस्ब था। इस सड़क से आस्थाने तक का रास्ता इतना तंग था कि इस पर टांगा नहीं ले जाया जा सकता था। मैं अल्लाह बख्श, सफदर, सिकंदर और रिफाकत और रशीदा के हमरा उस जगह पर पहुंचा जहां किसी नौजवान लड़की की लाश देखी गई थी। ये मकाम खेतों के बीचों बीच एक पगडंडी के किनारे वाक़ था। आस्थाने से इस मकाम का फासला बमुश्किल आधा मील रहा होगा। मज़कूरा लड़की की लाश पर निगाह पड़ते ही अल्लाह बख्श चिल्ला उठा, ये तो रानी है, शौकत अली की बेटी रानी। मैं लाश के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। पहली ही नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया कि रानी अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी, और मुझे ये समझने में भी देर न लगी कि इसे मौत की आगोश में पनाह हासिल किए काफ़ी वक्त गुजर गया था, कम से कम 15-20 घंटे। मैंने उलट पुलट कर रानी की लाश का तफसीली मुआयना किया तो पता चला कि इसकी मौत सर में लगने वाली खतरनाक चोट के सबब वाक़ हुई होगी। सर के अकबी हिस्से में इसकी खोपड़ी एक मकाम से चटक गई थी। या तो सर के इस हिस्से पर किसी वजनी शय से वार किया गया था, या फिर इसका सर बड़े तूफानी अंदाज में किसी ठोस शय के साथ टकराया था। किस्सा मुख्तसर, रानी का शुमार अब जिंदा अफराद में नहीं किया जा सकता था। मैंने निगाह घुमाकर चारों जानिब देखा। हर तरफ सरसब्ज लहलहाते खेत नजर आ रहे थे। रानी को अगवा करने वालों ने रात के किसी हिस्से में इसे यहाँ फेंका था। वो खुद कहाँ थे, इस बारे में फ़िलहाल अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। गुलाब खान के ख्याल को पसे पुश डालकर मैं रानी की लाश की तरफ मुतवज्जा हो गया। थानेदार साहब, रिफाकत ने मुल्तजी लहजे में मुझे पुकारा। अगर आप हमें जाने की इजाज़त दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ी देर के बाद अंधेरा होने लगेगा। हमें 1.5 मील का फासला तय करके अपने घर भी पहुंचना है। रिफाकत की मजबूरी में मुझे कोई बहाना नजर न आया। मैंने इससे और इसकी बीवी से रस्मी पूछगछ की और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वो रानी की मौत के सिलसिले में कुछ भी नहीं जानते थे। मैंने इनकी बातों और अंदाज से बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि वो दोनों दरोकोई से काम नहीं ले रहे थे, लिहाजा इन्हें खामखा जाय वकुआ पर रोके रखना ज़्यादती वाली बात होती। इनके रुखसत होने के बाद मैंने सिकंदर की जानिब देखते हुए पूछा, सिकंदर बाबा, तुम इस बारे में क्या कहते हो? रानी की लाश को किसने यहाँ फेंका होगा? जनाब, मैं क्या बताऊं? वो घबराए हुए लहजे में बोला, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं जी। जाय वकुआ के नज़दीक तरीन कोई जगह पीर झंडे शाह का आस्थाना है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और इस आस्थाने के तुम मुजाविर हो। तुम्हारे सिवा इस आस्थाने पर कोई और बंदा बशर नहीं रहता, लिहाजा सबसे पहले तो मैं तुम्ही से पूछगछ करूंगा ना। जनाब, क्या आप मुझ पर लड़की के कत्ल का शक कर रहे हैं? वो खौफजदा अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मुझे इस मामले की कुछ खबर नहीं है। मैंने ना तो तुम पर रानी के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है और न ही किसी तरह की कसम उठाने की बात की है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, एक कत्ल हुआ है, मकतूल की लाश तुम्हारे आस्थाने से आधे मील के फासले पर पाई गई है। आस्थाना जाय वकुआ से करीब तरीन जगह है, लिहाजा तुमसे पूछगछ और कड़ी तफ्तीश का तो हक बनता है ना सिकंदर बादशाह। जी जी, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप ज़रूर तफ्तीश करें, मुझसे जो भी पूछना चाहें वो पूछें, मैं आपकी हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ जनाब। मैंने मुख्तलिफ जावियों से घुमा फिरा कर मुजाविर सिकंदर से कोई दर्जन भर सवाल किए, लेकिन इसके जवाबात में मुझे काम की एक बात भी न मिल सकी। बिलाखिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी जाय वकुआ की ज़रूरी कार्रवाई को निपटाया और रानी की लाश को एक घोड़े की पुश्त पर लाद कर हम आस्थाने की जानिब रवाना हो गए। जब हम आस्थाने पर पहुंचे तो शाम का समा था। धूप रुखसत हो रही थी, लेकिन अभी तक फ़ज़ा हिद्दत से दहकी हुई महसूस होती थी। हवा नाम को नहीं थी, सांस लेना दुश्वार हो रहा था, दम घुट की सी कैफियत तारी थी। आस्थाने के दरवाजे नुमा गेट पर पहुंचे तो मैंने मुजाविर सिकंदर से कहा, मेरा ये आदमी, मैंने कांस्टेबल सफदर की सिमत इशारा करते हुए इजाफा किया, कुछ अरसे के लिए इस आस्थाने पर क़याम करेगा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं?
जाए बकुआ से आस्थाने की तरफ आते हुए मैंने सफदर से तफसीली बात कर ली थी और उसे समझा दिया था कि वहां रुककर उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। वो मेरे मकसद को अच्छी तरह समझ गया था। नहीं जनाब, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुजाहिर सिकंदर ने बारी बारी मुझे और कांस्टेबल सफदर को देखते हुए कहा। आपके सिपाही जब तक जी चाहे आस्थाने पर रह सकते हैं। मैंने कांस्टेबल से कहा, सफदर मैं लाश को लेकर जा रहा हूँ, तुम इधर ही रुकोगे। ठीक है मलिक साहब, वो बड़ी सादतमंदी से बोला। जो आपका हुक्म। मैं कांस्टेबल सफदर को पीर झंडेशा के आस्थाने पे छोड़कर अल्लाह बख्श के हमरा आगे बढ़ गया। हमने रानी की लाश को टांगे में डाला और वो थाने की तरफ रवाना हो गए। कांस्टेबल सफदर को मैंने खास मकसद के लिए आस्थाने पर छोड़ा था। मैं अपने एक शक की तस्दीक करना चाहता था। आप जानते हैं कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। अगरचे मैंने मुजाहिर सिकंदर को अच्छी तरह टटोल कर इस बात का इत्मीनान कर लिया था कि वो रानी के कत्ल में किसी भी तौर मुलविस नहीं था, लेकिन वही शक वाली बात कि हो सकता है गुलाब खान ने पिछली रात इसी आस्थाने पर गुजारी हो और डरा धमकाकर सिकंदर को जबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया हो। बहरहाल हकीकत जो भी थी वो ज़्यादा अरसे तक मुझसे छुपी नहीं रह सकती थी। हम पुराना सईदाबाद पहुंचे तो अल्लाह बख्श ने मुझसे कहा, मलिक साहब अगर कोई हरज ना हो तो शौकत अली को इस अंधोनाक वाक़ये के बारे में बता दें। हरज तो कोई नहीं है अल्लाह बख्श, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन रानी की लाश फिलहाल इसके बुरसा के हवाले नहीं की जा सकती। पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाना होगा। ठीक है जनाब, आप कानूनी तकाजे ज़रूर पूरे करें। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि शौकत अली को पता चल जाए कि उसकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है। चलें, इतना तो किया जा सकता है, मैंने कहा। फिर कोचवान को हिदायत की, शौकत अली के घर की तरफ चलो भाई। जवान औलाद की मौत का गम कितना जालिम और रुला देने वाला होता है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए किसी स्पेशल किस्म की अक्ल व दानिश की ज़रूरत नहीं। इस दुख और अजियत को बखूबी समझा और महसूस किया जा सकता है। शौकत अली का घर देखते ही देखते मातम कदा बन गया था। मैंने पिछली रात ही रानी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि मकतूल रानी के साथ किसी किस्म का गैर अखलाकी सलूक नहीं किया गया था। अगर वह ऐसे किसी नाखुशगवार तजर्बे से गुजरी होती तो मेरी उकाबी निगाह से छुपी नहीं रह सकता था। मैंने रानी की लाश का बगौर मुआयना करते वक्त इस नुक्ते को जहन में रखा था। अमूमन देखने में यही आया कि जब किसी लड़की या औरत को इस तरह अगवा किया जाता है तो इसके पीछे अगवा कुनिंदगान का सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो ये कि मकवी की इज्जत का जनाजा निकाला जाए। लेकिन रानी के साथ ऐसा कुछ भी पेश नहीं आया था। इस बात ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया था। अभी तक जो मालूमात हासिल थी उनकी रोशनी में रानी और गुलाब खान एंड कंपनी में किसी दुश्मनी का सुराग नहीं मिलता था। लिहाजा बड़े वसूख के साथ कहा जा सकता था कि वो लोग महज अपनी अय्याशी के ख्याल से रानी को उठा ले गए थे, लेकिन इस नौयत की किसी बेहूदगी के आसार भी नहीं मिले थे और रानी की जान भी चली गई थी। यहाँ सवाल ये उठता था कि रानी की मौत का सबब या उसके कत्ल का मकसद क्या था। अगर मैं इसे एक सवाल का जवाब तलाश करने में कामयाब हो जाता तो बाकी के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते। दोपहर से पहले मैंने हस्बे प्रोग्राम दो अहलकारों पर मुश्तमिल 3 टीमें तश्कील दी और उन्हें खुसूसी हिदायत के साथ इर्द गिर्द के इलाकों में फैला दिया। मुझे कभी उम्मीद थी कि बहुत जल्द इन लोगों की जानिब से कोई सूदमंद खबर सुनने को मिलेगी। वो एक उदास और तड़पा देने वाला दिन था। गुज़िश्ता रात पुराने सईदाबाद में खबर आम हो गई थी कि रानी को कत्ल कर दिया गया था। रानी के बाप शौकत अली ने अपनी मुर्दा बेटी की झलक पिछली रात ही देख ली थी और आज सुबह वो थाने पहुंच गया था। इसके लबों पर मुत्तइद सवालात थे। गुज़िश्ता रात की तरह इस वक्त भी मैंने उसकी हिम्मत बंधाने की कोशिश की। शौकत अली, मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी बेटी को तो वापस नहीं ला सकता, अलबत्ता ये तुमसे मेरा वादा है कि मैं रानी की मौत के जिम्मेदारों को बहुत जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। जनाब, वो दुखी लहजे में बोला, मेरी तो एक ही एक बेटी थी। जब रानी नहीं रही तो हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब इसके कातिलों को सजा मिले या जजा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है शौकत अली, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। ये एक संगीन और शफ़ाफ़ हकीकत है कि रानी को ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसके कातिल को करारे वाकई सज़ा दिलवाकर बहुत सी रानी जैसी मासूम लड़कियों की ज़िंदगियों और इज्जतों की हिफाजत तो की जा सकती है ना।
गुलाब खान जैसे जुराम पेशा लोग माशरे के लिए नासूर की हैसियत रखते हैं। इन नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करते रहना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं, वो बुझे हुए लहजे में बोला। मैंने कहा शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रहा हूँ। एक बात तो बताएं थानेदार साहब, वो जख्मी नज़र से मुझे देखते हुए पूछने लगा। हाँ पूछो, क्या बात है, मैंने कहा। मेरी रानी ने किसी गुलाब खान का क्या बिगाड़ा था जो उसकी जिंदगी छीन ली गई? इसके सवाल में बड़ा दर्द था। हमने तो कभी इस मनहूस का नाम तक नहीं सुना था। शौकत अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब इंसान का नसीब साथ न दे रहा हो तो हर सीधा कदम उल्टा हो जाता है। जो कुछ भी पेश आया इसमें ना तो रानी का कोई कसूर था और ना ही इसे किसी दुश्मनी का शाखसाना कहा जा सकता है। बस ये एक इत्तेफाकी हादसा था। वो गुलूगीर आवाज में पूछ बैठा, रानी की लाश अस्पताल से कब तक आ जाएगी? हमें इसकी तहजीज़ व तकफीन का बंदोबस्त भी करना है। शौकत अली के सवाल के जवाब में मैंने बताया, मुझे उम्मीद है रानी की लाश कल सुबह अस्पताल से आ जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक। वो मज़ीद थोड़ी देर तक मेरे पास बैठा, फिर मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। दोपहर के बाद मैं थाने ही में बैठा हुआ था कि कांस्टेबल सफदर आ गया। सफदर को गुज़िश्ता रात में पीर झंडे शाह के आस्थाने पर छोड़ आया था। उसका चेहरा खासा तिमतिमाया हुआ लग रहा था। मैंने उसे फ़ौरन अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है सफदर, लगता है कि तुमने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे डाला है। पता नहीं जनाब, ये कारनामा है या कुछ और, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। लेकिन आज सुबह मैंने जो कुछ देखा है वो ज़रूर आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। तुमने आज सुबह ऐसा क्या देख लिया है सिकंदर? मैं सीधा होकर बैठ गया। मुझे भी तो पता चले आखिर। जनाब, आप रात को मुझे पीर झंडे शाह के मज़ार पर छोड़ आए थे, वो वजाहत करते हुए बोला। रात गए तक मैं मुजाविर सिकंदर से बातें करता रहा। मैंने घुमा फिराकर हर जाविये से इसे घिसने की कोशिश की, लेकिन हमारे मतलब की कोई बात सामने ना आ सकी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ लेकिन हमारे मतलब की कोई बात सामने ना आ सकी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ना तो मुजाफिर रानी के अगवा या स्कीमों से वाकफियत रखता है और ना ही इसे गुलाब खान एंड कंपनी की कोई खबर है। हम मुजाविर सिकंदर को मशकूक अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं कर सकते। ये सब तो ठीक है। वो सांस लेने के लिए थमा तो मैंने सवाल किया, तुमने आज सुबह क्या देखा है? मुझे उसके बारे में बताओ। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ मलिक साहब, वो सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला। आज सुबह मैं रफ़े हाजित के लिए खेतों की तरफ गया तो मेरा जी चाहा कि थोड़ी सैर कर लूँ, तो जनाब मैं टहलता हुआ उस तरफ जा निकला जहाँ रानी की लाश पड़ी मिली थी। मैं चंद लम्हात तक वहाँ रुका, फिर आगे बढ़ता चला गया। फिर आगे किस तरफ? मैंने चौंक कर किता कलामी की। क्या तुमने नज़ीर कोर्ट की जानिब रुख किया था? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। नज़ीर कोट तो वहाँ से शुमाल मशरिक़ की तरफ पड़ता है। मैं सीधा मशरिक़ की सिमत बढ़ता चला गया था। कोई आधा मील आगे जाने के बाद मैं ठिठक कर रुक गया और मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मुझे फिलफौर आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है। बुझारते नहीं डालो सफदर अली, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। फौरन मुझे इस मंजर की तफसील से आगाह करो जिसने तुम्हें बेचैन करके मेरे पास भेज दिया है। मलिक साहब, मैंने खेतों के बीचों बीच एक डेरा देखा है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। इस डेरे ने मुझे चौंका दिया। इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं डेरे तक जा पहुंचा, लेकिन इसके अंदर दाखिल होने का मुझे मौका न मिल सका क्योंकि डेरे के गेट पर एक ताला झूल रहा था। मैंने डेरे के चारों तरफ एक चक्कर लगाया और सुनगुन लेने की कोशिश की, लेकिन डेरे के अंदर मुझे जिंदगी के आसार महसूस नहीं हुए। फिर तुमने क्या किया? मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा। मैं सीधा झंडे शाह के आस्थाने पर पहुंचा, वहां नाश्ता किया और फिर आपकी तरफ आ गया हूँ, सफदर ने बताया। मैंने पूछा, क्या तुमने मुजाविर सिकंदर से इस डेरे का तज़किरा किया है? नहीं जनाब, मैंने इस सिलसिले में सिकंदर से कोई बात नहीं की। ये तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है, मैंने कहा। क्या आप इस डेरे का मुआयना करने के बारे में सोच रहे हैं? सफदर ने मेरे तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, मैंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। हम अभी इस तरफ रवाना हो रहे हैं। कांस्टेबल सफदर अस्पात में गर्दन हिलाकर रह गया। दोपहर को ढले काफ़ी देर हो गई थी, ताहम धूप की तमाज़त और फिज़ा की हिद्दत में अभी तक कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। आषाढ़ का महीना ऐसा ही जालिम और सफ़ाक होता है। ये अपनी शिद्दत से एक तरफ खड़ी फसल को पकाता है तो दूसरी जानिब मखलूक खुदा की ज़िंदगी अजीरन करके रख देता है। बहरहाल तमाम मौसम अल्लाह के बनाए हुए हैं और अल्लाह की हर बात में
कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। मैं सफदर की रहनुमाई में मस्कुरा डेरे पर पहुंच गया। आस्ताने से हमने मुजाविर सिकंदर को भी अपने साथ ले लिया था। सफदर का कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि डेरे पर ताला लगा हुआ था और अंदर किसी जी रूह के आसार महसूस नहीं होते थे। मैंने इस डेरे के गिरदोनवा का बखौर जायजा लिया। नजदीक या दूर मुझे कोई गांव देहात नजर नहीं आया। खेतों के बीचों बीच बने इस डेरे को देखकर अजीब सा महसूस होता था। जिस मकाम से कल मुझे रानी की लाश मिली थी, वहां से एक कच्चा रास्ता मौजा नजीर कोट की तरफ जाता था। ये कच्चा रास्ता दर हकीकत नजीर कोट को पीर झंडे शाह के आस्थाने से मिलाता था, जो बादशाह कच्ची सड़क से जा मिलता था। ये वही कच्ची सड़क थी जो सईदाबाद और चांदनगर के दरमियान आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती थी। जब मैं सफदर की मईयत में इस खामोश डेरे की तरफ आया तो हमें नज़ीर कोट की जानिब जाने वाले रास्ते को छोड़ना पड़ा था। ये डेरा जाय बकुआ से एन मशरिक में 1 मील के फासले पर वाक़ था। डेरे पर खड़े खड़े मेरी निगाह ने 2 और रास्ते भी दरियाफ्त कर लिए। एक रास्ता डेरे से शुमाल में खेतों के बीचों बीच चला गया था, दूसरा रास्ता डेरे से जुनूबी सिमत में चला गया था। डेरे से निकलने वाले और डेरे तक पहुंचाने वाले रास्तों को मैंने जहन में महफूज कर लिया और मुजाविर सिकंदर की तरफ देखते हुए पूछा, सिकंदर बादशाह, तुम्हारे ख्याल में ये डेरा किसकी मिल्कियत है? जनाब, मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये डेरा नज़ीर कोट के चौधरी हिकमत यार का है। उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से तो ये यूं ही गैर आबाद पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ किसी को रहते नहीं देखा। नज़र तो अब भी यहाँ कोई नहीं आ रहा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे इतला दे रही है कि ये डेरा गैर आबाद नहीं। गैर आबाद नहीं? सिकंदर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या मतलब है जी? इसका मतलब अभी खुलकर सामने आ जाएगा, मैंने जवाब दिया तो मुजाविर सिकंदर और कांस्टेबल सफदर अली मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। मलिक साहब, सफदर ने फौरन मेरा जहन पढ़ लिया, हमें इस डेरे के अंदर से जायज़ा लेना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। सफदर बोला, मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि हमें दीवार फलांग कर डेरे के अंदर दाखिल होना चाहिए। सिकंदर बादशाह, तुम भी हमारे साथ डेरे के अंदर जाओगे, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और इस अमर के गवाह रहोगे कि मैं महज खाना तलाशी के लिए डेरे में दाखिल हुआ था और ये तलाशी मैंने तुम्हारी आंखों के सामने ली है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, उसने पलकें झपकाईं। बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ थानेदार साहब। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। फिर कांस्टेबल सफदर की तरफ देखते हुए फैसला कुन लहजे में कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह करें। थोड़ी ही देर के बाद हम डेरे के अंदर थे। वो आम डेरों ही जैसा एक डेरा था। वसी और इस सहन और अकवी हिस्से में 2-3 कमरे बने हुए, लेकिन वहाँ कोई बंदा बशर नजर नहीं आता था और ना ही माल मवेशी। सहन में मुख्तलिफ इकसाम के 4-5 दरख्त भी इस्तादा दिखाई देते थे। मैंने अंदर पहुंचते ही एक दीवार के साथ बनी खुरलियों का रुख किया। यह मेरी एक गैर इरादी अमल था। मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी थी कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, और ये आवाज़ बेसबब नहीं थी। एक तो खुलियों में ताज़ा चारा देखकर मैं चौंक उठा। जब डेरे पर कोई माल मवेशी या जानवर नजर नहीं आ रहा था तो फिर खुलियों में ताज़े चारे की मौजूदगी क्या मायने रखती थी? खुलियों से पलटकर मैं कच्चे सहन की ज़मीन का बगौर जायज़ा लेने लगा। जल्दी मैंने 3-4 घोड़ों के पाँव के निशानात को ढूंढ निकाला। गोया वहाँ 3-4 घोड़े इधर उधर चलते फिरते रहे थे और खुलियों में मौजूद चारा भी इन्हीं घोड़ों से ताल्लुक़ रखता था। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर पुकारने लगी कि गुलाब खान और उसके साथियों ने इस डेरे पर क़याम किया था और वो लोग रानी को अगवा करके भी इसी डेरे पर लाए थे। इस ख्याल के साथ ही मैं डेरे के अक़बी हिस्से में बने कमरों की जानिब बढ़ गया। मज़कूरा कमरों के दरवाजे बंद थे और इन कमरों में दाखिल होने से पहले ही मुझे वहाँ किसी के क़याम के मज़ीद आसार भी मिल गए। कमरों से मुत्तसिल दीवार के साथ 2-3 चूल्हे बने हुए थे। चूल्हों की कैफियत और वहाँ पड़े चंद बर्तनों की हालत से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि वो चूल्हे कुछ देर पहले ज़ेर इस्तेमाल रहे थे, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वहाँ कुछ लोग ठहरे थे। हमने थोड़ी सी कोशिश करके बंद कमरों को खोल लिया। एक कमरे में टूटा फूटा मुख्तलिफ नौइयत का सामान भरा हुआ था। बाकी दोनों कमरों की हालत से लगता था कि वो डेरा गैर आबाद नहीं था। कमरों के अंदर चारपाइयाँ और बिस्तर लगे हुए थे। एक दीवार के साथ खूंटियों पर 3-4 जोड़े मर्दाना भी टंगे नजर आ रहे थे। इन कपड़ों की मौजूदगी ने समर पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी थी कि वो डेरा किसी भी कीमत पर गैर आबाद नहीं था।
मैं फर्श पर उकड़ूं बैठ गया और गर्दन झुकाकर चारपाइयों के नीचे निगाह दौड़ाई। एक चारपाई के नीचे बड़ा सा चौबी संदूक रखा नजर आया। मैंने वो संदूक खींचकर बाहर निकाल लिया। संदूक को ताला बंद नहीं किया गया था, जो इस बात का सबूत था कि इसके अंदर कोई अहम या कीमती चीज नहीं होगी। मैंने इसी बात की तस्दीक के लिए संदूक खोल लिया और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मज़कूरा संदूक के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें रखी दिखाई दीं, एक अंगूरी रंग का दुपट्टा और दूसरी जनाना स्लीपर। मेरे तख़य्युल ने परवाज़ की और जाए वक़ुआ पर पहुंच गया, जहां मैंने पहली मर्तबा रानी की लाश को देखा था। उसके बदन पर फूलदार कमीज़ और प्लेन शलवार थी। इस लिबास में हल्का सब्ज़ रंग नुमायां नजर आता था और मुर्दा रानी पाँव से नंगी थी। अंगूरी दुपट्टे और जनाना स्लीपर ने रानी को पेश आने वाली सूरत हाल की वजाहत करती थी। अब इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि रानी को अगवा करके इसी डेरे पर लाया गया था और इसकी मौत भी इधर ही वाक़ हुई थी। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि गुलाब खान एंड कंपनी ने इस डेरे को अपना अड्डा बना रखा था, मेरे रगोपे में एक सनसनीखेज लहर सी दौड़ गई। अल्लाह बख्श के मुताबिक गुलाब खान किसी बड़े जुर्म पेशा शख्स का आलाकार था। ताहम इस डेरे की हालत, रानी की मौत, रानी के अगवा और अल्लाह बख्श की बयान करदा कहानी इसी जानिब वाज़ेह इशारा करते दिखाई देते थे। इस तमाम तर खटराक में मेरे लिए इत्मीनान का पहलू ये था कि गुलाब खान अपने साथियों के हमरा दोबारा वहाँ आएगा, क्योंकि इनके कपड़े लत्ते और दूसरा सामान अभी तक वहीं रखा हुआ था। जब सूरत हाल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई तो मुजाविर सिकंदर ने कहा, थानेदार साहब, ये दुपट्टा और जूती तो इसी बदनसीब लड़की की लगती है, कल आप जिसकी लाश यहाँ से उठाकर ले गए थे। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है सिकंदर बादशाह, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रानी को अगवा करने वालों ने इस डेरे को अपना ठिकाना बना रखा है, ये तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि तुम्हें इन लोगों के बारे में कुछ खबर ही नहीं, जबकि यहाँ से तुम्हारा आस्थाना ज़्यादा से ज़्यादा आधे मील की दूरी पर है। आप मेरी बात का यकीन करें सरकार, वो मुल्तजियाना अंदाज में बोला। मैं रानी के अगवा, इसकी मौत या इसे अगवा करने वालों के बारे में कुछ नहीं जानता। ये डेरा तो काफ़ी अरसे से गैराबाद पड़ा हुआ है और मेरा इस तरफ आना जाना भी नहीं होता। तुमने क्या बताया था, ये डेरा किसकी मिल्कियत है, मैंने पूछा। सिकंदर ने जवाब दिया कि चौधरी हिकमत यार की जनाब। हिकमत यार मौजा नज़ीर कोट का चौधरी है ना? जी हाँ। क्या कल से अब तक नज़ीर कोट से किसी ने आकर पूछा है कि यहाँ किस लड़की की लाश मिली है, मैंने सवाल किया। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं जनाब, हालांकि ऐसा होना चाहिए था, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। रानी की लाश को रिफाकत और उसकी बीवी रशीदा ने दरियाफ्त किया था। ये जोड़ा मौजा नज़ीर कोट का रहने वाला है। उन्होंने गांव जाकर इस अंधोनाक वाक़ये का जिक्र तो किया होगा। ये मुमकिन नहीं है कि इसके बाद वहाँ से कोई इधर का रुख न करे। मुझे खुद भी इस बात पर हैरत है, वो आंखें फैलाते हुए बोला। अब यही हो सकता है कि रिफाकत और रशीदा ने गांव वापस जाकर अपनी ज़बान बंद रखी हो। ऐसा मुमकिन तो नज़र नहीं आता और ये इंसानी फितरत के भी खिलाफ है, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। कांस्टेबल सफदर ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, अब क्या करना है? क्या करना है, मैंने ज़ेरे लब दोहराया, फिर सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा। सिकंदर बादशाह, आप तो जाओ वापस आस्थाने पर, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं रुक जाता हूँ, सिकंदर ने कहा। नहीं, मैंने कतईयत से कहा। ठीक है जी, जो आपका हुक्म। वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने तंबीही अंदाज में कहा, सिकंदर बादशाह, इस हवाले से अपनी ज़बान बंद रखना कि पुलिस ने यह डेरा दरियाफ्त कर लिया है। मैं समझ गया जनाब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। आप बेफिक्र रहें, हो जाएं और मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। सिकंदर मुजाविर के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल सफदर से कहा, सफदर, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर इस डेरे को गुलाब खान और इसके साथियों ने अपना मस्कन बना रखा है तो वो दोबारा इधर ज़रूर आएंगे और वो रात ही में इधर का रुख करेंगे। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, जब तक हम थाने का एक चक्कर लगा लेते हैं, वहाँ की खैर खबर रखना भी ज़रूरी है। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो होंठ सुकेड़ते हुए बोला। तो फिर चलें? हाँ चलें, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और हम अपने घोड़ों की जानिब बढ़ गए। हम घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रुखसत होने लगे तो मैंने अपने घोड़े का रुख जुनूबी सिमत में मोड़ लिया। सफदर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, मलिक साहब, ये आप किस तरफ जा रहे हैं? जाहिर है अब हम वापस थाने जा रहे हैं। लेकिन वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, हम आए तो इधर से थे,
उसने पीर झंडे शाह के आस्थाने की सिमत इशारा किया। और अब आप किसी दूसरी तरफ चल पड़े हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि हम जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस भी जाएं, मैंने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा। इंसान को नई नई राहें दरियाफ्त करते रहना चाहिए। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि ये रास्ता मेन रोड की तरफ निकलेगा। इधर से चलते हैं, मेन रोड से सीधे थाने की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें, सफदर ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा। जब मैं थाने पहुंचा तो एक टीम मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैंने दो दो अफराद पर मुश्तमिल 3 टीमें तश्कील देकर इधर उधर के इलाके में फैला दी थीं, ताकि वो रानी और गुलाब खान के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। इन्हीं में से एक टीम मेरा इंतज़ार कर रही थी। मज़कूरा टीम कांस्टेबल इरशाद और असलम पर मुश्तमिल थी। मैंने फ़ौरन उन्हें अपने पास बुला लिया। हाँ भाई, वो दोनों मेरे सामने आकर बैठे तो मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेते हुए कहा, लगता है कि कोई सनसनीखेज रिपोर्ट लेकर आए हो। जी मलिक साहब, इरशाद ने असबात में गर्दन हिलाई। बड़ी ख़ास रिपोर्ट है। हमने गुलाब खान और उसके साथियों का सुराग लगा लिया है। तफसील क्या है? मैं सीधा होकर बैठ गया। असलम ने बताया कि जनाब, मेन रोड पर कोई 2 मील मगरिब की तरफ जाएं तो वहाँ सड़क के किनारे एक छप्पर होटल है। इस होटल के मालिक रब नवाज ने बताया है कि वहाँ से 3 घुड़सवार अक्सर गुजरते हैं। ये सिलसिला पिछले 1 माह से जारी है। 3 घुड़सवार? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। क्या होटल वाले रब नवाज ने गुलाब खान का नाम लेकर तुम्हें ये इत्तला दी है? नहीं जनाब, इरशाद नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। रब नवाज इन 3 में से किसी भी शख्स के नाम से वाकिफ नहीं। मौजूदा हालत की रोशनी में ये तो हमारा अंदाज़ा है कि वो गुलाब खान और उसके 2 साथी हो सकते हैं। ये 3 घुड़सवार किस तरफ से आते हैं और रब नवाज के होटल के करीब से गुजरकर किधर को जाते हैं? मैंने इज़्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया। रब नवाज ने इस बारे में कुछ बताया है? हमने बहुत मोहतात अंदाज इख्तियार करते हुए रब नवाज को कुरेदा है, असलम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। इसके मुताबिक वो लोग मेन रोड पर मगरिब की तरफ से आते हैं और इसके होटल से बाएं जानिब एक कच्चे रास्ते पर मुड़ जाते हैं। ये रास्ता मेन रोड से शुमाल में किसी तरफ जाता है। मेरे जहन में रोशनी का एक तेज़ झमाका सा हुआ। मतरूका डेरे से वापसी के सफ़र में जब हम मेन रोड पर पहुंचे थे तो मैंने वहां सड़क के किनारे एक छप्पर होटल देखा था। कांस्टेबल असलम यकीनन इसी होटल का जिक्र कर रहा था। हम लोग डेरे से जुनूब में आए थे और वो घुड़सवार मेन रोड से शुमाल की जानिब जाते थे, यानी एक ही बात थी। क्या तुम लोगों की पूछगछ से होटल के मालिक रब नवाज को किसी किस्म का शक तो नहीं हुआ? मैंने एक के बाद दीगरे दोनों के चेहरों के तासुरात का जायजा लेते हुए सवाल किया। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, इरशाद बड़े एतमाद से बोला। हमने बड़ी होशियारी से काम दिखाया है। अब तुम दोनों यहाँ से सीधे रब नवाज के होटल की तरफ जाओगे। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर तहकमाना अंदाज में कहा। और निहायती चाबकदस्ती के साथ होटल पर नज़र रखोगे। फिर जैसे ही तुम्हें वो घुड़सवार नज़र आए, फ़ौरन से बेशतर थाने आकर तुम इत्तला दोगे। तुम में से एक इधर ही ठहरेगा, दूसरा मेरे पास आएगा, ठीक है? जी मलिक साहब, वो बैक ज़बान होकर बोले। बिल्कुल ठीक है। असलम और इरशाद को रुखसत करने के बाद मैं सफदर की जानिब मुतवज्जा हो गया। सफदर, तुम कांस्टेबल फरीद को अपने साथ लेकर पीर झंडे शाह के आस्थाने पर चले जाओ। तुम दोनों वहीं डेरा जमाकर बैठोगे और इर्द गिर्द के माहौल पर गहरी नज़र रखोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे किसी ऐसे ही जवाब की तवक्को कर रहा था। एक बात पूछूं मलिक साहब? सफदर ने कहा। हाँ ज़रूर पूछो। आपका अपना क्या प्रोग्राम है? सफदर, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगर गुलाब खान या इसके साथियों ही ने रानी को मौत से हमकनार किया है तो फिर वो एक आध दिन के लिए इधर का रुख नहीं करेंगे। इस दौरान मैं थाने में रहकर चंद ज़रूरी काम निपटा लूँगा। कांस्टेबल सफदर ने मुझसे मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। मैं रात तक थाने में बैठा इसी केस के ताने बाने सुलझाने की कोशिश करता रहा, फिर उठकर अपने क्वार्टर की तरफ आ गया। रात को मैं सोने के लिए लेटा तो भी गुलाब खान वाला मामला मेरे दिमाग से चिपका हुआ था। अब तक इस सिलसिले में मुझे जो मालूमात हासिल हुई थीं, उनकी रोशनी में गुलाब खान पर हाथ डालने के लिए मतरूका डेरे की कड़ी निगरानी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन इससे पहले मुझे एक और अहम काम भी करना था।
میں ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد سو گیا۔ اگلی صبح میں نے ASI جمشید خان کو خصوصی ہدایات دیں اور خود ہیڈ کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ میں نے علاقہ SP سے بات کی اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ SP صاحب نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر انہوں نے کہا، صفدر حیات، یہ بندہ اللہ بخش کون ہے؟ جناب، وہ پرانا سعید آباد میں رہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ کسی زمانے میں اللہ بخش شہر میں رہا کرتا تھا، اب طویل عرصے سے ادھر گاؤں میں ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اس کی ایک جوان بیٹی ہے شبنم، جو مقتولہ رانی کی بڑی گہری دوست ہے۔ میں نے رپورٹ پیش کرتے وقت SP صاحب کو اللہ بخش اور اس سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ اللہ بخش پر خصوصی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ گلاب خان اور اس کے سرغنہ کے بارے میں اس کی معلومات بڑی حیرت انگیز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ بخش کا کنیکشن انہی لوگوں سے ہو۔ سر، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اسے نظر میں رکھوں گا۔ صفدر حیات، وہ گمبھیر انداز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے، میں نے پہلے تمہیں نہیں بتایا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم جس اسمگلر گروہ کی طاق میں ہیں اور جن کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا، ان لوگوں کا تعلق اسی سرغنہ بدنام زمانہ شخص ہی سے ہے اور اللہ بخش کے انکشاف کے بعد وہ گلاب خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں سر، میں نے بڑے عزم سے کہا۔ میں بہت جلد آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ ویری گڈ، انہوں نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا۔ تم جو بھی لاہ عمل ترتیب دو، میرا مشورہ ہے کہ اللہ بخش کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں اس مشن میں اللہ بخش کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کروں گا۔ شاباش، وہ گردن کی اثباتی جنبش کے ساتھ بولے۔ اگر اس کام کے لیے تمہارے تھانے کی نفری کم پڑ رہی ہو تو میں کوئی اور بندوبست کرتا ہوں۔ نہیں سر، میں کام چلا لوں گا، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، SP صاحب نے کہا۔ میں ان سے رخصت لے کر ہیڈ کوارٹر سے نکل آیا۔ ضلعی ہسپتال بھی تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔ میں ایک سوچ کے تحت سرکاری اسپتال پہنچ گیا۔ میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے ملاقات کی اور اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ مذکورہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مقتولہ رانی کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور ابتدائی رپورٹ بھی تیار ہے۔ آج دوپہر کے بعد لاش کو اسپتال سے روانہ کرنے کا ارادہ تھا۔ میں اتفاق سے ادھر آ ہی گیا ہوں تو لاش کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے کہا، اگر اس میں آپ کی طرف سے کوئی انتظامی رکاوٹ نہ ہو تو۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈیوٹی ڈاکٹر نے جواب دیا، بس آپ کو لگ بھگ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا، کچھ ضروری بندوبست کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے کے بعد آ جاتا ہوں، میں نے کہا۔ جب تک ادھر شہر میں ایک دو کام ہیں، انہیں نمٹا لیتا ہوں۔ واضح رہے کہ اس روز میری اور SP صاحب کے درمیان گلاب خان اور اس کے سرغنہ کے حوالے سے خاصی تفصیلی بات چیت ہوئی تھی، لہٰذا بنا کسی ٹھوس ثبوت کے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ میں نے SP صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں گلاب خان کی گرفتاری کی شکل میں ایک ٹھوس ثبوت فراہم کروں گا۔ میں آدھے پونے گھنٹے تک شہر میں ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر رانی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ سعید آباد آ گیا۔ میں نے تھانے جانے کے بجائے سیدھا رانی کے گھر واقع پرانے سعید آباد کا رخ کیا تاکہ رانی کی لاش کو اس کے ورثاء کے حوالے کر سکوں۔ اس طرح وہ تھانے آنے اور لاش لے جانے کی زحمت سے محفوظ رہتے۔ میں نے مختلف کاغذات پر شوکت علی کے دستخط لے کر قانونی تقاضے پورے کیے اور واپس تھانے آ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں نے واپسی کے سفر کے دوران ہی پڑھ لی تھی، جس کے مطابق رانی کی موت اس کے اغوا کے بعد آنے والی رات کو ہی واقع ہو گئی تھی۔ اس کی موت کا وقت نصف شب کے آس پاس بتایا گیا تھا اور سبب کے ذیل میں درج تھا کہ مقتولہ کا سر بڑے طوفانی انداز میں کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ زندگی ہار بیٹھی تھی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ASI جمشید خان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، جمشید خان، کام کیسا چل رہا ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں تمہارا کام بڑھانا چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ گے تو نہیں؟ بالکل نہیں جناب،
वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, हमारे थाने में तो वैसे भी काम बहुत कम होता है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे कोई मिशन सौंप देंगे तो। बस तो समझ लो आज से बल्कि अभी से 8-10 दिन के लिए तुम एक खुसूसी मिशन पर हो। मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, लेकिन ये मिशन इंडोर होगा, इस थाने की 4 दीवारी के अंदर। वो हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। मैं आने वाले चंद रोज़ में बहुत मसरूफ़ रहूँगा, मैंने वजाहत करते हुए कहा। अक्सर मुझे थाने से बाहर कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा और मेरे ग़ियाब में तुम यहाँ के थाना इंचार्ज होगे। ओह! उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे लिए तो ये बड़े एजाज़ की बात होगी। अब इस एजाज़ की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। ये तुम्हारी नेट प्रैक्टिस है, आखिर आगे चलकर एक दिन तुम्हें थानेदार भी तो बनना है। मलिक साहब, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। उसकी बाछें खिल गईं। आमीन, मैंने तहे दिल से कहा। ये रानी की तदफीन के 3 रोज़ बाद का वाक़या है। मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के अमूर निपटा रहा था। वो शाम का वक्त था। मुझे इत्तला मिली कि कांस्टेबल असलम मुझसे मिलने आया है। असलम के अकेले आने का मकसद यही था कि वो कोई निहायती अहम खबर लाया होगा और वो खबर यकीनन गुलाब खान से मुतालिक होगी। मैंने असलम को अपने पास बुलाकर इस्तफसार किया तो उसने बताया, मलिक साहब, अभी थोड़ी देर पहले वो 3 घुड़सवार रब नवाज के होटल के पास से गुजरकर खेतों वाले रास्ते की तरफ गए हैं। मैं इस सनसनीखेज इत्तला के बाद रेड अलर्ट हो गया और कांस्टेबल असलम से पूछा, इन लोगों को आप दोनों की निगरानी के हवाले से कोई शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। क्या इन लोगों ने घोड़ों पर कोई सामान वगैरह भी लाद रखा था? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। असलम ने इस बात में गर्दन हिलाई। जी मलिक साहब, घोड़ों पर 2 बड़े बैग भी मौजूद थे। ठीक है, तुम वापस इरशाद के पास जाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। आज की रात तुमको जाग कर ड्यूटी देना है। अगर वो घुड़सवार अफरा तफरी में वापस आते दिखाई दें तो इन्हें काबू करने की कोशिश करना है। वो बचकर नहीं जाना चाहिए। इन पर गिरफ्त हासिल करने के लिए गोली शोली भी चलाना पड़े तो एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करना। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। उनको काबू करने के सिलसिले में आपका हुक्म तो अच्छी तरह समझ में आ रहा है, मगर वो अफरा तफरी में वापस क्यों आएंगे? इस सिलसिले में तुम्हें अपने दिमाग को थकाने की ज़रूरत नहीं असलम, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। थके हुए दिमाग के साथ तुम चौकस रहकर ड्यूटी नहीं दे सकोगे। बस इतना समझ लो कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर कहा, मैं आज की रात हांका करने जा रहा हूँ। उसने बड़े मायना खेज अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश दी और मुझे सलाम करके कमरे से निकल गया। मैंने एएसआई जमशेद खान को अपने पास बुलाकर चंद हंगामी हिदायत दी, फिर ज़रूरी तैयारी के बाद पुराना सईदाबाद की जानिब रवाना हो गया। जब मैंने अल्लाह बख्श को बताया कि आज की रात वो भी मिशन गुलाब खान में मेरे साथ होगा तो वो खुशी का इजहार करने लगा। हमने शबनम को शौकत अली के घर पर छोड़ा और पीर झंडे शाह के मज़ार की जानिब रवाना हो गए। मैंने मतरूका डेरे तक रसाई हासिल करने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया था जो पुराना सईदाबाद से मौजा चांद नगर की तरफ जाता था। इसी रास्ते से हम पहले भी पीर झंडे शाह के आस्थाने पर जा चुके थे। वहाँ पर मैंने पहले ही कांस्टेबल सफ्तर और फरीद को तैनात कर रखा था। इस रूट को इख्तियार करने का एक सबब यह भी था कि गुलाब खान एंड कंपनी पर इधर से धावा बोलना ज़्यादा सूदमंद साबित होता। फिर दूसरी जानिब यानी रब नवाज के होटल की तरफ मैंने कांस्टेबल असलम और इरशाद को चौकन्ना कर दिया था, लिहाजा गुलाब खान और उसके साथियों के इधर से फरार होने का खतरा नहीं था। रास्ते भर मेरे और अल्लाह बख्श के दरमियान गुलाब खान के हवाले से बातचीत होती रही थी। मैं इससे पहले इस डेरे का जो सर्वे करके गया था उसके बारे में अल्लाह बख्श को तफसीलन बता चुका था, लिहाजा वो कुछ ज़्यादा ही जोशीला हो रहा था। हमने पीर झंडे शाह के मज़ार से सफ्तर और फरीद को अपने साथ लिया और लगभग 10 बजे रात इस डेरे के करीब पहुंच गए जिसे पिछले कुछ अरसे से गुलाब खान और उसके साथियों ने अपना अड्डा बना रखा था। रास्ते में मैंने सफ्तर और फरीद को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया था। डेरे के अंदर और बाहर सन्नाटे का राज था। बाहर सन्नाटे का सबब तो समझ में आता था, लेकिन अंदर की खामोशी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। सफ्तर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मलिक साहब, हो सकता है कि वो लोग इधर आए ही ना हों। ये नहीं हो सकता,
बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। अल्लाह बख्श ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, थानेदार साहब, आप तीनों के बदन पर पुलिस की वर्दियां हैं, जबकि मैं आम देहाती लिबास में हूँ। फिर मैंने सवालिया नज़र से अल्लाह बख्श की तरफ देखा। मैं गुलाब खान और उसके साथियों को उनके बिल से निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। लगता है कि तुम्हारे जहन में कोई आइडिया है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। जी हाँ, उसने बड़े एतमाद से इस बात में गर्दन हिलाई और फिर बोला, आप लोग एक तरफ हटकर खड़े हो जाएं और बिल्कुल चौकन्ना रहें। मैं डेरे का गेट खुलवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने अल्लाह बख्श को तजुर्बे की इजाज़त देते हुए कहा। तुम कोशिश करके देख लो। अल्लाह बख्श हमें अंधेरे में छोड़कर डेरे के गेट की तरफ बढ़ गया। हम तीनों ऐसे ज़ाविये पर खड़े थे जहाँ से डेरे का गेट साफ नज़र आ रहा था, लेकिन गेट में खड़े होकर हमें कोई नहीं देख सकता था। अल्लाह बख्श ने गेट पर पहुंचकर खासी ज़ोरदार दस्तक दी। मेरी जहन में एक खदशे ने सर उठाया। एसपी साहब के अल्फाज मेरी समात में गूंजने लगे। अल्लाह बख्श पर खुसूसी निगाह रखने की ज़रूरत है। गुलाब खान और उसके सरगुना के बारे में उसकी मालूमात बड़ी हैरत अंगेज़ हैं। हो सकता है कि अल्लाह बख्श का कनेक्शन इन्हीं लोगों से हो। अव्वल तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरी नज़र बंदे को पहचानने में गलती नहीं कर सकती, मैंने अपनी सोच में खुद से कहा। और अगर ऐसा है तो फिर मैं अल्लाह बख्श का हशर गुलाब खान से भी ज़्यादा इबरतनाक करूँगा। मेरे जहन में एक मनफी सोच उभरी। अगर अल्लाह बख्श ने गुलाब खान को खुफिया इशारा देकर कोई गड़बड़ कर दी तो? मैंने फौरन से पेशतर सर झटक दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह बख्श की जोरदार दस्तक पर जब अंदर से कोई रद्दअमल नहीं आया तो उसने दूसरी दस्तक के साथ बावाज़े बुलंद पुकारा, भाई, अंदर कोई है? मैं रास्ता भटका हुआ मुसाफिर हूँ, कोई मेरी मदद करे। अल्लाह बख्श की इस कोशिश पर अंदर से जो जवाब आया उसने मुझ समेत सफ्तर और फरीद को चौंका दिया। वो एक आवाज़ थी, जानी पहचानी आवाज़, घोड़ों के हिनहिनाने की मखसूस आवाज़, यानी हिनहिनाहट। इस हिनहिनाहट ने साबित कर दिया कि अंदर चंद घोड़े मौजूद हैं, जिसका वाज़े मतलब यही था कि वो घुड़सवार भी अंदर मौजूद हैं जिनकी तलाश में हम पिछले चंद रोज़ से सरगर्दा थे। मैंने सफ्तर और फरीद को इशारा किया, वो डेरे के अक्वी हिस्से की जानिब चले जाएं। मैं सामने से धावा बोलता हूँ। अगर इन लोगों ने पिछले हिस्से से भागने की कोशिश की तो वह इन्हें संभाल लेंगे। वो मेरा इशारा समझकर मज़कूरा सिमत बढ़ गए। मैं अल्लाह बख्श के पीछे थोड़ा फासला रखकर खड़ा हो गया। गेट पर नमूदार होने वाला शख्स फौरी तौर पर मुझे नहीं देख सकता था। अल्लाह बख्श ने एक मरतबा फिर जोरदार दस्तक दी और फरियादी लहजे में पुकारा, भाई, गेट खोलो और मेरी मदद करो। मैं एक फूला भटका परदेसी हूँ, मुझे रास्ता समझा दो। थोड़ी देर के बाद गेट खुलने के आसार पैदा हुए। मैंने अपना रूसी रिवॉल्वर निकाल लिया। अगले ही लम्हे बाहिस्तगी गेट खुला और किसी ने बाहर झांकने की कोशिश की। इसकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुझे बस इतनी ही मोहलत दरकार थी, इससे पहले कि वो शख्स अल्लाह बख्श से किसी नौयत की गुफ्त शुनीद का आगाज़ करता। मैंने एक ज़ोरदार धक्का देकर गेट का पट उसके मुंह पर खोल दिया। वो बिलबिलाहट की आवाज़ खारिज करते हुए पीछे को उलट गया। मैं भुर्रा मारकर डेरे के अंदर दाखिल हो गया। इसी लम्हे कमरों की जानिब से आवाज़ उभरी, मुराद, कौन है बाहर? गेट का थप्पड़ खाकर गिरने वाला मुराद बड़ा ही नामुराद साबित हुआ। अंधेरा होने के बावजूद भी उसने मेरी वर्दी को ठीक तरह से देख लिया था। अपने साथी के सवाल के जवाब में वो चिल्लाया, गुलाब खान, पुलिस आई है। पुलिस? गुलाब खान बस इतना ही कह सका। गुलाब खान की हैरत और बेयकीनी में डूबी हुई आवाज़ ने मुझे बता दिया कि वो डेरे से फरार होने की कोशिश करेगा। मैंने बिजली की सी सूरत के साथ एक हवाई फायर किया, फिर गरज कर कहा, कोई भागने की कोशिश न करे। इस डेरे को पुलिस के जवानों ने चारों तरफ से घेर रखा है। जो भी मुहिम जुई करेगा हराम मौत मरेगा। फिर मैंने मुर्दार की कमर पर ठुड्डा रसीद करते हुए कहा, उठ, खड़ा हो जा। इसी लम्हे कुछ ऐसी आवाज़ें उभरी जैसे गुलाब खान और उसका दूसरा साथी मेरी धमकी को खातिर में न लाते हुए डेरे के अक्वी हिस्से से फरार होने की कोशिश कर रहे हों। मैंने एक फौरी फैसले के तहत मुराद नामी कुंडे की टांग पर फायर किया और अल्लाह बख्श से कहा, तुम इसका ख्याल रखो, मैं दूसरों की खैरियत पूछ कर आता हूँ। फिर मैं कमरों की जानिब लपक गया। मैंने इन्हें धमकी तो दी थी कि जब भी भागने की कोशिश करोगे तो बेमौत मरोगे, लेकिन मैं इस लम्हे का इंतज़ार नहीं कर सकता था कि वो ऐसी कोई कोशिश करें और सफदर और फरीद को कार्रवाई डालना पड़े। जब मैं डेरे के अक्वी हिस्से में बने कमरों तक पहुंचा
تو میں نے دیکھا کہ 2 افراد دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ وہ دونوں دردناک آواز خارج کرتے ہوئے دھڑام سے ڈیرے کے اندرونی حصے میں گرے۔ میں نے فائر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ان کے جسم کا ظہری حصہ ہی متاثر ہو۔ میں بھاگ کر ان کے سر پہ پہنچ گیا اور ٹارچ جلا جلا کر ان کا معائنہ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں صفدر اور فرید بھی ڈیرے کے اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے فوری کارروائی کے طور پر مراد کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اللہ بخش میری جانب لپکا اور زمین پر پڑے 2 افراد میں سے ایک مچھل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، ملک صاحب، یہی ہے گلاب خان۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر اندر ان تینوں غنڈوں کو الٹی ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ پھر میں نے کمروں کی تلاشی لی اور 2 بڑے بیگ دریافت کر لیے جن کے بارے میں کانسٹیبل اسلم نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے بیگ کھول کر دیکھے تو دنگ رہ گیا۔ ایک بیگ کے اندر خطرناک اسلحہ بھرا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیگ منشیات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تینوں مجرم اپنے خطرناک جرم کے ثبوتوں کے ساتھ میری گرفت میں آ چکے تھے، لہٰذا مجھے اپنا کام کرنے کے لیے اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ گلاب خان کے دوسرے ساتھی کا نام ایوب تھا۔ ان تینوں زخمی غنڈوں اور ان کے جرائم کے ثبوت کو لے کر میں رات کے آخری پہر اپنے تھانے پہنچ گیا۔ واپسی کے لیے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جدھر اسلم اور ارشاد تعینات تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جب گلاب خان اور ایوب دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، لیکن میں نے انہیں گولی چلانے کی مہلت نہیں دی تھی۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے گلاب خان کی تشریف اور ایوب خان کے ٹخنے کو لہولہان کر دیا تھا، جبکہ مراد کی ران مسلسل خون اگل رہی تھی۔ مجھے گلاب خان اور اس کے ساتھی غنڈوں پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ بری طرح زخمی تھے اور میں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ جب تک وہ اقبالی بیان نہیں دیں گے میں ان کی مرہم پٹی کا بندوبست نہیں کروں گا۔ ان کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب میں نے گلاب خان اس مچھل سے رانی کی موت کے حوالے سے سوال کیا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اسے میں نے نہیں مارا، وہ اپنی موت خود کیسے مر گئی؟ میں اس کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا اور وہ خود کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، اسی چھینا جھپٹی میں اسے ایک زوردار دھکا لگا اور اس کا سر ایک دیوار سے جا ٹکرایا، بس وہ ادھر ہی گر گئی اور مر گئی۔ رانی تو مر گئی، بچو گے تم بھی نہیں، میں نے خونخوار لہجے میں کہا۔ تم جس کے خاص آدمی ہو نا، ہم جانتے ہیں۔ میں نے تمہیں تمہارے جرائم کے ثبوت کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ تمہاری باقی کی زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے گزرے گی۔ میں اتنا سخت چالان بناؤں گا کہ تمہارا سرغنہ تو کیا تمہارا باپ بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔